तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1789 में 14 जुलाई को। और इसी साल बेस्टाइल एक किला हुआ करता था जो कि पेरिस की चारों तरफ बनाया गया था, उसको 100 ईयर्स के वॉर से प्रोटेक्ट करने के लिए 1300 में बनाया गया था ये किला, और उसको भी ध्वस्त कर दिया गया था। और लेट 70s में इस किले का ज़्यादातर इस्तेमाल कैदियों को बंद करने के लिए किया गया था किंग लुइस 16 के द्वारा। यानी जो किंग लुइस 16 थे वो कैदियों को बंद किया करते थे इस किले में, तो लोगों ने इस किले को भी ध्वस्त कर दिया था जब क्रांति स्टार्ट हुई थी। और गवर्नमेंट पे काफ़ी वॉयलेंट अटैक्स होने स्टार्ट हो गए थे लोगों के द्वारा। जो मेन उनकी मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी वो विद्रोह में आ गई थी और उन पे काफ़ी अटैक किए सरकार पर। और किंग लुइस 16 जो थे उनको भी हटा दिया गया उनके कोर्ट से। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की सेटअप करी गई जिसमें कि मोनार्की को समाप्त कर दिया गया और किंग को भी मार दिया गया, हटा दिया गया उन्हें रास्ते से। उसके बाद एक नई गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि डायरेक्टरी कही जाती थी। उस गवर्नमेंट ने फिर रेन ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया 1793 और 94 में। वो इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि लोगों के मन में टेरर बनाने के लिए रेन ऑफ टेरर इसको इसलिए कहा जाता है ताकि लोगों के मन में एक डर जागरूक किया जाए, अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन करें, अच्छे से रहें, मैनर्स उनके अच्छे हों। तो डर का खौफ उन्हें दिखाकर काफ़ी लोगों को मारा गया। वहाँ पे जो राजा की जो नई गवर्नमेंट बनी उसकी बात नहीं मानता था, पकड़ पकड़ के लोगों को मारा जाता था, गर्दनें काटी जाती थी उनकी, जेल में बंद किया जाता था उनको। तो वही एरा स्पेशली रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बने 1804 में। और जो नेपोलियन थे ये फ्रेंच के राजनेता थे, एक मिलिट्री लीडर थे। अब देखते हैं, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी फ़िलोसफीज़ थी, उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इस रेवोल्यूशन ने। और बाद में जाके देखिए काफ़ी हिंसा हुई, काफ़ी मारकाट मची। तो जो पहले रेडिकल्स थे, इंग्लिश रेडिकल्स यानी पेन और गॉडविन, ये काफ़ी सपोर्ट किया करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब भी नया नया स्टार्ट हुआ था। तो जो गॉडविन थे ये तो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, नॉवेलिस्ट भी थे, तो ये काफ़ी पसंद करते थे रेवोल्यूशन को। उसके बाद में इस रेवोल्यूशन पे काफ़ी किताबें भी लिखी गई, जैसे कि एडमंड बर्ग्स ने रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 ये किताब लिखी गई जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र था। और पेन ने भी अपनी द राइट ऑफ अ मैन में भी इसका जिक्र किया है। और इसमें जिक्र किया है कि भाई कैसे एक द्वंद्व सा था कंजर्वेटिव और रेडिकल थिंकर्स के बीच में, यानी जितने भी थिंकर्स थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से खुश नहीं थे। उसके बाद वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का भी जिक्र आता है क्योंकि ये दोनों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। लेकिन जैसे जैसे आक्रामकता बढ़ती गई फ्रेंच रेवोल्यूशन की, मारकाट बढ़ती गई, तो इनका भी मन उब गया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये सोचने लगे यार पहले तो ये लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की बात किया करते थे, अब यही लोग एनार्की और क्रुएलिटी करते हैं। तो ये दोनों इस अभियान से ये सारे रेडिकल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से दूर होते गए, हट गए। उसके बाद हम देख लेते हैं कंडीशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या कंडीशन थी? देखिए इंग्लैंड में क्लास डिवीज़न बहुत ही रिजिड था। इसको जेन ऑस्टिन ने भी काफ़ी अपनी नॉवल में इसका जिक्र किया है कि अमीर और गरीब के बीच में क्या डिस्टिंक्शन रहता है, उसकी वजह से उनके जो रिलेशंस होते हैं, पब्लिक रिलेशन, उस पर भी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये जो इंग्लिश हिस्ट्री थी उस टाइम पे काफ़ी वॉयलेंट हो गई थी सिविल वॉर के बाद में। और जो सिटीजन्स के राइट थे उसको भी दमन किया जाता था, यानी किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी, किसी को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, राइट। उसके बाद फिर जो हेबिस कॉर्पस है ये एक लॉ हुआ करता था, इसको भी रोक दिया गया था फ्रेंच की सरकार ने। इसको इसलिए रोका क्योंकि ये लॉ आम नागरिकों को हक देता था कि भाई कोर्ट या पुलिस वाला
कोई पुलिस ऑफिशियल आपको तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बुनियादी सबूत ना हो। यानी पुलिस के पास जब तक आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं आ जाता तब तक वो आपको जेल में बंद नहीं कर सकते। तो इसको भी रोक दिया गया था। ठीक है, तो जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन होती थी, अधिकतम बहुसंख्या जो थी उस टाइम की, वो काफ़ी सफ़र कर रही थी इन चीज़ों से। क्योंकि एक तरफ तो लोग ज़्यादा बड़े होते गए, ज़्यादा पैसे वाले होते गए, और एक तरफ लोग काफ़ी गरीब होते गए। यानी अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। तो अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी टेंशन बढ़ रही थी। इस वजह से डिससेटिस्फेक्शन भी अराइज हो रहा था पॉपुलेशन में। और जो देखिए पहले क्या उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि मान लीजिए कुछ फार्मर्स हैं, उनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीन के, और उन्होंने सरकार को लीज पर दे दिया है कि यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराई जाएंगी या घास चराई जाएगी, जो भी है, तो लीज पर दे दिया करते थे। तो सरकार ने कानून बनाया एनक्लोजर का। ये कि लीगल प्रोसेस थी इंग्लैंड में। उन्होंने क्या करा कि छोटे छोटे किसानों से उनकी छोटी छोटी ज़मीन हथिया कर उनको एक बड़े फार्म में तब्दील कर दिया। यानी जो पहले जो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ करती थी, अब उनको जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बना दिया गया जिस पर वो भेड़ बकरी चराया करते थे और जिसको कृषि के लिए इस्तेमाल करा गया। तो इन किसानों से उनकी ज़मीनें छिन गई। अब उन किसानों के पास कोई काम तो रहा नहीं, कहाँ जाएंगे, ज़मीन छिन गई। तो अब वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ रुख करने लग गए, यानी शहरों की तरफ जाने लगे काम के लिए। तो शहरों में एक टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई और बहुत ही कंजस्टेड सा माहौल हो गया वहाँ। तो जब इतना कंजस्टेड माहौल हो गया, शहरों में पैर रखने की जगह नहीं थी, सैनिटेशन नहीं था प्रॉपर, इतनी गंदगी थी। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ, जो मोर्टेलिटी रेट्स थी, यानी जो मृत्यु दर थी, वो काफ़ी इंक्रीज़ होने लग गई क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार होने लग गए। और डॉक्टर जॉनसन के हिसाब से, तो डॉक्टर जॉनसन ने एक बार लिखा था कि लंदन में एक साल में करीब हज़ारों लोगों की मृत्यु होने लग गई भूखमरी की वजह से, और जो प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही थी, उस वजह से भी हज़ारों लोगों की तादाद में मृत्यु होने लगी लंदन में। और जो कि पहले एक कृषि बेस्ड इंडस्ट्री रहती थी, वो चेंज होकर अब बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गई, यानी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई। मार्केट सेटअप्स होने लग गए बड़े बड़े, और कंज्यूमर के लिए इतनी नई नई चीज़ें आने लग गई, राइट। और इन सब इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे, उससे सोशल चेंज बहुत आने लगे, राइट। और लोगों के स्वभाव में भी कुछ बदलाव आया। एक एरा आया, द एनलाइटमेंट, एक लिटरेरी मूवमेंट थी, ये एनलाइटमेंट की एज थी। देखिए एनलाइटमेंट को हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि यानी इंसान के अंदर की भावना, उसके अंदर की चेतना। तो जो एनलाइटमेंट था, ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बेसिकली बताते हैं कि इसके ओरिजिन्स इससे भी पहले के हैं। तो एनलाइटमेंट का देखिए इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। इसका इम्पोर्टेंट फीचर है इसका रीज़न पर बल देना। ये रीज़न पर बल देता है। ये कहता है कि भाई इंसान का जो एक जटिल सत्य है, जो उसका मेन फीचर है एक आदमी का, वो एक रीज़न होता है, उसका तर्क होता है। तो ये आगे कहते हैं कि रीज़न, जो तर्क है, वो इंसान का एक बहुत अच्छा वेपन है जो कि सुपरस्टिशन और टायरनी से लड़ सकता है। यानी रीज़न ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो कि अत्याचार और रूढ़िवाद से लड़ सकता है। और जो एनलाइटमेंट के जो रूट्स बताए गए हैं वो 18th सेंचुरी से पहले के भी बताए गए हैं, यानी ये करीब 18th सेंचुरी पुराना है। और जो एक मेडाइवर स्कॉलर हुए हैं, थियोलॉजियन थॉमस एक्विनस, इन्होंने भी लॉजिक का इस्तेमाल किया है क्रिश्चियनिटी को साबित करने के लिए। यानी इन्होंने एरिस्टोटल के लॉजिकल प्रोसीजर्स को इस्तेमाल कर क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत को डिफेंड किया है।
इन्होंने फेथ और लॉजिक के कंसेप्ट को एक साथ मिलाकर समाज को बताया। यानी इन्होंने बताया कि रिलीजन और लॉजिक कितना आपस में मेल खाते हैं। देखिए, रीज़न का इस्तेमाल सिर्फ, लॉजिक का इस्तेमाल सिर्फ रिलीजियस टीचिंग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ और बिलीव्स हुआ करते थे, यानी जो रूढ़िवादी और कल्चर्ड बिलीव्स हुआ करते थे, ये उसको भी क्वेश्चन करते थे। ठीक है। उसके बाद जो रीज़न है उसका साइंस से भी रिलेशन लगाया गया और ये बताया गया कि भाई रिलीजन और ट्रेडिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो साइंस और रीज़न है। यानी कि रिलीजन और ट्रेडिशन पे हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें साइंस और रीज़न की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। देखिए, जो रीज़न का एनलाइटनमेंट में क्या यूज़ है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है रीज़न का। रीज़न एक इंसान की कॉमन सेंस को बताता है, उसकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बताता है और उसकी स्केप्टिसिज्म को बताता है। यानी स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद। किसी भी चीज़ को सबसे पहले तर्क की कसौटी पर कसा जाए, उस पर संदेह लगाया जाए, क्वेश्चन खड़ा किया जाए कि भाई ये चीज़ ऐसा क्यों है, कैसे है, और इंसान का कॉमन सेंस, तो इसको रीज़न कहा जाता है। देखिए, इस नॉवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी आता है नेचर का। नेचर से हम क्या समझते हैं और इस नॉवल से क्या रिलेशन है नेचर का। देखिए, नेचर को कहते हैं कुछ भी जो ओरिजिनल हो, यानी जो अपने कल्चर को समाये हुए हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन को समाये हुए हो, जिसके अंदर कोई ढोंग आडंबर ना हो और अपने प्योर फॉर्म में हो। और इसको ये हमें पढ़ने में भी आता है नॉवल में, जब एलिज़ाबेथ पहुंचती हैं डार्सी के घर पर और उनका एक बहुत ही अच्छा लॉन देखती हैं, गार्डन देखती हैं, उसकी सजावट देखती हैं, तो एलिज़ाबेथ को ये देख के काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और सोचती हैं कि ये कितना अपने प्राकृतिक रूप को लिए हुए है। मतलब इसमें डार्सी के गार्डन में कुछ भी ऐसा नहीं है दिखावटी या फैब्रिकेटेड, ये बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक रूप से रखा गया है। तो एलिज़ाबेथ काफ़ी इम्प्रेस होती हैं उसको देखकर। उसके बाद जो नेचर है, इसको इनर मॉरल लॉ भी कहा गया है। जो इंसान का अपना मूल तत्व होते हैं, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको भी नेचर कह सकते हैं। अब हम लिटरेरी मूवमेंट देखेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में। देखिए, रोमांटिसिज्म वैसा रोमांटिक एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है जो आप लोग सोच रहे होंगे, जो एक कपल के बीच में होता है। ये बिल्कुल ही अलग रोमांटिसिज्म है इसके अंदर। देखिए, जो रोमांटिक मूवमेंट है ये यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था मिड 18th और मिड 19th सेंचुरी के बीच में, और ये साइंटिफिक और क्रिटिकल रैशनलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट था। और रोमांटिसिज्म जो है वो नेचर को सिविलाइजेशन से हटकर देखता है, यानी नेचर को डिसोसिएट करता है सिविलाइजेशन से। ये प्रिमिटिविज्म के फेवर में है, यानी आदिमवाद के रूप में। यानी जो चीज़ पहले से जैसी है ये इसको सपोर्ट करते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई किसी चीज़ में कोई नया बदलाव लाया जाए या कुछ और इसमें फैब्रिकेट या नयापन करा जाए। ये प्रिमिटिविज्म को सपोर्ट करते हैं और ये रीज़न को नेचर से लिंक नहीं करते, ये बल्कि नेचर को रीज़न से लिंक ना कर इसको इमेजिनेशन और फैंसी से लिंक करते हैं। और बाद में जैसे कि ये इंसान की इमोशन और उसके इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, यानी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ह्यूमन सब्जेक्टिविटी के बारे में बातचीत होनी चाहिए और जो एक एक्सप्रेशंस होते हैं किसी कैरेक्टर के, उसके बिल्कुल गहराई में उसको बात करनी चाहिए, यानी इंटरनलाइजिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। और ये जो देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था ये उसके अगेंस्ट में थे, यानी जो सोसाइटी काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक होती जा रही थी और पॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी इंटेंस होती जा रही थी, तो ये इसके अगेंस्ट थे। देखिए, नॉवल के बारे में जान लेते हैं। जेन ऑस्टिन से पहले नॉवल के हालात क्या थे, यानी उपन्यास कैसे लिखे जाते थे, उनके क्या सिचुएशंस थे।
तो जो नॉवल थे वो 1740 से शुरू हुए थे। यानी पहले तो सिर्फ स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी, कहानियाँ आपस में बताई जाती थी, कोई लिटरेरी फॉर्म में इसको कोई सेटअप नहीं किया गया था। कुछ प्रोज और वर्ड्स में रोमांसेस लिखे जाते थे, मिडाइवल रोमांसेस, बट इतना ज़्यादा कोई प्रचलन नहीं हुआ था नॉवल का, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी नॉवेल्स की। देखिए, कैरेक्टराइजेशन में जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा वो 17th सेंचुरी में बढ़ा, जब लोग काफ़ी क्यूरियसिटी लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे लोगों की लाइफ्स में, बायोग्राफीज़ आने लगी और फिर ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखने लगे, है ना। और फिर यहाँ से नॉवल का बर्थ स्टार्ट हुआ। कुछ पीरियोडिकल्स भी आते थे एडिसन और स्टील के, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा कैरेक्टर डेवलप किया था, जैसे सर रॉजर डे कॉवर्ले। तो ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, लोगों को पसंद आया, तो इस वजह से कैरेक्टराइजेशन स्टार्ट हुआ नॉवेल्स में। और उस टाइम पे जैसे गुलिवर ट्रैवल्स भी लिखी जाती थी, तो वो ये जैसे यात्रा करने जाते थे लोग और आकर फिर उन्हीं यात्राओं को एक उपन्यास में उसको परिवर्तित करते थे। तो उससे भी काफ़ी इंटरेस्ट जागरूक हुआ लोगों का, एडवेंचर्स के प्रति लोग जानने लगे। और 18th सेंचुरी में आते आते ड्रामा का डिक्लाइन होने लग गया और नॉवल का जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि उस टाइम पे जो रिचर्डसन थे और फील्डिंग थे उनकी नॉवेल्स पब्लिश्ड होने लगी, लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी। तो ये एक जो प्रचलन है नॉवल लिखने का, ये वहीं से स्टार्ट हुआ। देखिए, उस पीरियड के बारे में तो हम जान चुके हैं काफ़ी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको प्लीज़ मेंशन करिएगा अपने आंसर के अंदर, अगर आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कोटेशंस हैं। तो कोटेशंस भी आपको कुछ मेंशन करने ही चाहिए अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम आंसर को कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको इंक्लूड करें। अपनी पसंद के कोई भी कोटेशन आप ले सकते हैं, 5 से 6 ऐड करें। पहला जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जो मिसिस बेनेट ने बोला था कि भाई, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मे बी इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ। काफ़ी पॉपुलर है, ये बिगनिंग में ही आता है ये कोटेशन। तो और भी मैंने कोटेशन लिखे हुए हैं, इसको देख सकते हैं आप। फिर बाद में देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सब मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे मिस्टर और मिसेस बेनेट का। तो मिस्टर और मिसेस बेनेट का जो कैरेक्टर है, देखिए मिसेस बेनेट तो काफ़ी अपनी लड़कियों के पीछे पड़ी रहती हैं, शादी शादी शादी, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। मिस्टर बेनेट भी कोई अच्छे स्वभाव अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपनी लड़कियों के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते हैं वो। तो मिसेस बेनेट के बारे में देखें तो द बिजनेस ऑफ हर लाइफ इज़ टू गेट हर डॉटर्स मैरिड, तो यही बिजनेस है मिसेस बेनेट का। तो उसके बाद में तो मिस्टर बेनेट के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है कि वो ऑड मिक्सचर है, क्विक आर्ट्स के, सरकास्टिक ह्यूमर करते हैं, रिजर्व है और कैप्रिस है, यानी सन की आदमी है। तो ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और करीब 20-30 साल से तो उनकी वाइफ भी उनको अच्छे से नहीं जान पाई है। तो ख़ास तौर पर यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट के बीच में कंपैटिबिलिटी का इशू है, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक रिस्पेक्ट का फैक्टर इनके अंदर है, जो कि एलिजाबेथ भी बाद में बताती हैं नॉवल के अंदर, कि उनको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी का अच्छी हो और एक रिस्पेक्ट हो दोनों कपल के बीच में। तो वो एलिजाबेथ को चाहिए, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के रिश्ते के अंदर महसूस नहीं किया, डेफिशिएंसी थी। तो मिस्टर बेनेट है ये, देखिए कुछ लड़कियों को तो पसंद करते हैं अपनी, कुछ को नहीं पसंद करते, तो ऐसे फादर हैं ये। एलिजाबेथ को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो अपनी किटी और लीडिया हैं उनके बारे में कुछ खास नहीं सोचते। लीडिया के बारे में तो ये भी कहते हैं कि वो कंट्री की सबसे सिलियस लड़की है, सबसे बुद्धू, ठीक है। और मिसेस बेनेट के बारे में देखें तो लड़कियों के बारे में खास, उनकी अपनी लड़कियों के बारे में उनकी खास इतनी जानकारी है नहीं, और सेल्फ नॉलेज भी उनको नहीं है, अपनी क्या बोलना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, वो भी उनको ज़्यादा पता नहीं है। एक एग्जाम्पल भी है कि लीडिया जब भाग गई थी विक्रम के साथ, तो उनको मालूम ही नहीं था कि लीडिया किस में इंटरेस्टेड है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। तो एक लैक ऑफ नॉलेज है उनके अंदर। देखिए, मिस्टर और मिसेस बेनेट की जो इन्होंने, इन दोनों कपल ने मिलकर जो अपब्रिंगिंग की है अपनी लड़कियों की, वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड एक तरह से कह सकते हैं, तालमेल नहीं है उनके अंदर। क्योंकि जो 2 लड़कियां हैं वो मिस्टर बेनेट की तरह हैं,
जो बाकी 2 लड़कियाँ वो मिसेस बेनेट पर गई है, और जो लास्ट की लड़की है वो दोनों में से किसी पे नहीं गई है। तो मिस्टर बेनेट पर ये आरोप लग सकता है कि उन्होंने अपनी लड़कियों को नेगलेक्ट करा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जबकि मिसेस बेनेट के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो नेगलेक्ट तो उन्होंने नहीं किया, दिन भर उनको लड़कियों की फ़िक्र रहती थी, लेकिन उनका खुद का स्वभाव ऐसा था जिससे उनकी लड़कियों पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। चलिए एलिज़ाबेथ बेनेट के बारे में जान लेते हैं। वो डेफ़िनेटली नॉवल की हीरोइन है। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई जेन क्यों नहीं हीरोइन है? जेन में सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसे वो एक बहुत ही अच्छी हीरोइन बनती हैं। तो देखिए जेन ऑस्टिन ने जेन को हीरोइन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्सिटी चाहती थी अपनी हीरोइन के अंदर। वो नहीं चाहती थी कि उनकी हीरोइन एक सीधी-सादी सी सुंदर सी लड़की हो, राइट? वो चाहती थी कि उनकी हीरोइन में गुड और बैड का मिक्सचर हो। एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो उनका, और उनके इंटर रिलेशंस हो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से। और एलिज़ाबेथ इसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि इनके हर किसी से अलग अलग रिश्ते थे। कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी उनमें, कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी थी। एक प्रेजुडिस भी था डार्सी की तरफ। तो एलिज़ाबेथ जो है उनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो आदमियों को पहचानती हैं बहुत अच्छे से, उनके स्वभाव को समझ जाती हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हैं, यानी अपनी बहन जेन को भी समझती हैं, अपनी माँ को भी अच्छे से समझती हैं। यानी उनकी मदर जब कभी कुछ ऐसी बात कर देती थी डिनर में या किसी पार्टी में जिनसे उनका मजाक बन सकता है, उसी टाइम पे एलिज़ाबेथ उनकी बातों को कवर अप करती थी। यानी काफ़ी समझदार इंसान है ये। विलियम कॉलिंस को उनके पहले ही लेटर से समझ गई थी कि भाई ये कैसा इंसान है, ठीक है। लेकिन एलिज़ाबेथ का एक फेलियर भी है। वो कुछ कुछ 3 कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ नहीं पाई, जैसे कि शार्लेट लूकस, जॉर्ज विकम और डार्सी। विकम को तो देखिए वो बिल्कुल ही एक तरह से गलत साबित हुई। डार्सी से अपने प्रेजुडिस के चलते वो विकम की तरफ अट्रैक्ट हुई, यानी उनका डिसीजन वो वहाँ पे गलत था। डार्सी को भी अच्छे से नहीं समझ पाई। फर्स्ट मीटिंग के आधार पर ही, बेस्ड पर ही उन्होंने कह दिया कि भाई समझ गई कि भाई डार्सी ठीक नहीं है। शार्लेट लूकस को भी वो समझ नहीं पाई कि भाई उन्होंने कॉलिंस को हाँ क्यों करी शादी के लिए, राइट। डार्सी डार्सी ने जब बिंगली को कहा था एलिजाबेथ के बारे में कि भाई शी इज़ नॉट टॉलरेबल, शी इज़ जस्ट टॉलरेबल, राइट, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। तो तो ये भावना डार्सी की तो एलिजाबेथ भी समझ गई थी, इसलिए डांस के वक्त उन्होंने मना करा। डार्सी का ऑफ़र उन्होंने रिजेक्ट करा डांस का, और उनको कहा भी कि भाई डिस्पाइज मी इफ़ यू डेयर, यानी मेरी बेइज्जती करके देखो, फिर बताती हूँ तुम्हें, है ना। उसके बाद डार्सी कहते हैं कि नहीं, इंडीड आई डू नॉट डेयर। मतलब वो उस टाइम पे समझ गए कि भाई बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की और अपने विचारों को व्यक्त करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगाती है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की हैं एलिजाबेथ। और जब डार्सी का उन्हें मालूम हुआ कि भाई डार्सी तो एक निर्दोष इंसान है, एक अच्छा इंसान है, और वो उनके बारे में गलत सोच रही थी, तो एलिजाबेथ ये कहती भी हैं कि भाई हाउ डेस्पिकेबली हैव आई एक्टेड, हाउ ह्यूमिलेटिंग इज़ द डिस्कवरी। यानी कितना बुरी डिस्कवरी है यानी ये, और मैंने काफ़ी गलत किया डार्सी के साथ, जो मैंने स्वभाव किया उनसे, और मुझसे एक गलती कैसे हो सकती है। यानी उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया। यानी ये एक ऐसी लड़की हैं जो अपनी अच्छाई को भी भली भांति जानती हैं, अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करती हैं, माफ़ी भी मांगती हैं। और दूसरा है फिट्ज़विलियम डार्सी, एक बहुत ही पैसे वाले इंसान हैं और पेम्बरले स्टेट के मालिक भी हैं। वैसे पहले जब डार्सी की एलिजाबेथ से मुलाकात हुई थी तो डार्सी को एलिजाबेथ कुछ खास पसंद नहीं आई, कुछ ज़्यादा इम्प्रेशन उनका अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में डार्सी को एलिजाबेथ पसंद आने लगी। और विलियम लूकस की पार्टी में तो जब एलिजाबेथ ने उनका ऑफ़र ठुकराया डांस का, तो डार्सी को एक अजीब सी अट्रैक्शन होने लगी एलिजाबेथ से। उसके बाद जब डार्सी एलिजाबेथ को लिखते भी हैं लेटर, अपनी बेगुनाही का लेटर लिखते हैं, तो उसकी लास्ट लाइन में वो लिखते भी हैं कि आई विल ओनली ऐड गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब ये है कि ये क्या दर्शाता है डार्सी के बारे में। डार्सी एक बहुत ही अच्छे और अच्छे कह सकते हैं अच्छे दिल के इंसान है।
भले ही एलिज़ाबेथ ने उनको रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन वो हमेशा उनकी खुशी की कामना करते हैं और ये एक अच्छे इंसान का लक्षण है। चलिए इस नॉवल के कुछ मेन थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला थीम है मनी एंड मैरिज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है और ये आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे कि जेन ऑस्टिन की कुछ 2 नॉवेल्स रही हैं, नॉर्थएंजल एबे और सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इन दोनों ही नॉवेल्स की जो हीरोइंस होती हैं, उन्होंने एक बहुत ही पैसे वाले आदमी से शादी की हुई होती है। यानी वो ये इंश्योर करती हैं कि भाई आगे का जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इस पे भी मनी का फैक्टर था इनकी दोनों नॉवल में। और जो मनी है वो काफ़ी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जेन ऑस्टिन की लगभग हर नॉवेल्स में। देखिए जेन जो होती है इस नॉवल में वो बिंगले से शादी करती है, बहुत ही चार्मिंग और रिच यंग मैन है। एलिजाबेथ होती है वो बिंगले से भी बड़े ख़ानदान के एक पैसे वाले आदमी से शादी करती हैं। तो इससे तो समझ में आता है कि भाई मनी तो है ही, मनी तो रहना ही है नॉवेल्स में, राइट। और जो डार्सी होते हैं वो विक्रम का कर्ज भी माफ़ करते हैं, उसको पैसे देते हैं ताकि वो लीडिया से शादी कर सके, तभी जाके उनकी शादी हो पाती है, राइट। और पहला जो कोटेशन है इसका, जो ओपनिंग कोटेशन है नॉवल का, वो आप देख पा रहे होंगे। तो उससे भी हमें पता चलता है कि भाई जो इनके आस पड़ोस की जो फैमिलीज़ थी उनके माइंड में तो एक चीज़ फिक्स थी, पैसा पैसा पैसा, और डॉटर को प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। और मैरिज को भी एक पैसे की मशीन की तरह देखते हैं, ठीक है। अच्छे से घर में शादी हो जाएगी तो पैसे आएगा, मतलब पैसे से मतलब है। और कोई भी कोई यंग आदमी देखते तो उसको उसकी एलिजिबिलिटी से उसको जांचते हैं। यानी इस बात से नहीं देखेंगे कि वो इंसान कितना अच्छा है, उसका स्वभाव कैसा है, या वो उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, कितना हम्बल बैकग्राउंड है उसका, नहीं। जितना पैसे वाला उतनी एलिजिबिलिटी उसकी पक्की, उतनी अच्छी। एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे मिस्टर हर्ट्स थे, वो डिनर में जब शामिल हुए थे मिस्टर बेनेट के, तो वैसे तो लेडीज़ उनको बोल रही थी बड़ी बड़ा गुड लुकिंग जेंटलमैन है, लेकिन कोई अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा था कोई उनकी तरफ, क्योंकि वो शादीशुदा थे। शादीशुदा थे इसलिए औरतें उनसे वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लड़कियाँ इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उनसे बात करने में, राइट। उसके बाद शार्लेट और कोलिन की जो शादी हुई, उस शादी में भी एक मनी का बड़ा फैक्टर है। शार्लेट एक 27 साल की लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, और वो जल्द ही सेटल होना चाहती थी। और सिर्फ इसमें प्यार व्यार का कोई एंगल नहीं था इनकी शादी में, बस पैसे के लिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इनकी शादी हुई। देखिए कर्नल फिट्स विलियम जो हैं, जो लेडी कैथरीन के भतीजे थे, उनकी जब बात हुई एलिजाबेथ से तो उन्होंने भी एक बात का जिक्र किया था कि भाई जो यंग बेटे होते हैं मेरे जैसे, वो शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ सकते, क्योंकि शादी वो वहीं कर सकते हैं जहाँ पर उनको पैसा मिले, अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। तो भाई हम अपनी मन मर्जी से कहीं नहीं शादी कर सकते, हम तो शादी वहीं करेंगे जहाँ पर पैसे वैसे का जुगाड़ अच्छा हो, वेल सेटल परिवार हो। देखिए दूसरा थीम है वुमेन कंसर्न, यानी महिलाओं के कैसे हालात थे उस टाइम पे। देखिए एनलाइटमेंट के दौरान महिलाओं की सिचुएशंस में काफ़ी फ़र्क आया, काफ़ी चेंजेस आए। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ती गई, ऐसे ऐसे लॉज बनते गए जो वुमेन को उनकी आज़ादी से दूर कर रहे थे। यानी उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, उनको बिजनेस चलाने का अधिकार नहीं था, और चलाती थी तो उनको ज़बरदस्ती उनसे हटा दिया जाता था। रिचर्ड होकर ने भी एक बात कही थी कि 1600 तक अराउंड 2/3 जो बिज़नेस लंदन में होते थे उनको अधिकतर महिलाएं ही एडमिनिस्ट्रेट किया करती थी। यानी 2/3 बिजनेस पे महिलाओं का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1800 तक आते आते ये 10% रह गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने चेंजेस आए उस टाइम पे। और अगर दूसरा हम देखें तो वुमेन के काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता था इकोनॉमीज़ में उस टाइम पे।
एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे भी काम किया करती थी, आर्टिसन स्किल भी हुआ करते थे उनके पास, तो कुछ स्किल में भी अपना योगदान देती थी। मार्केट इकोनॉमीज़ में भी काफ़ी उनका पैर जमा हुआ था। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता था उनको। ठीक है, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, कोई सरकारी स्कूलें महिलाओं के लिए ऐसे कुछ सिस्टम नहीं था। थोड़ा बहुत कुछ लोकल चैरिटी स्कूल हुआ करते थे जिसमें लड़कियां पढ़ती थी। देखिए, जो ग्रामर स्कूल्स हुआ करते थे वो स्पेशली बॉयज़ के लिए हुआ करते थे, जो अपर क्लास बॉयज़ हैं, और उनको गर्ल्स को उनके अंदर एडमिशन नहीं था। लड़कियों को तो भर्तियाँ ही नहीं करते थे उनके अंदर। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, ज़्यादा उत्सुक हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल्स खोले हुए थे लोगों ने, जहाँ पर वो पढ़ा करती थी। और जेन ऑस्टिन भी ऐसे ही बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी हुई हैं। और बाकी जो लड़कियां हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उन्हें उनके घर में ही पढ़ाया जाता था, उनके मास्टर्स और गवर्नेंस के द्वारा। और देखिए, महिलाओं के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था इनकम का। ठीक है, वो ज़्यादातर अपने फादर पर, ब्रदर पर या हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट रहती थी। फाइनेंशियली ये इन्हीं पर डिपेंडेंट रहती थी। और ज़्यादातर ऑक्यूपेशन उस टाइम पे महिलाओं का जो हुआ करता था वो गवर्नेंस का हुआ करता था। यानी देखिए, गवर्नेंस वो होती थी जो घर जाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी, है ना, उनकी केयर किया करती थी, यानी दाई समझ लीजिए आप, है ना। लेकिन ये जो ऑक्यूपेशन था गवर्नेंस का, इसमें पे स्केल बहुत कम थी, यानी पैसे कुछ खास नहीं मिलते थे, और रेपुटेशन भी इसकी कुछ खास ठीक नहीं समझी जाती थी। और जो ओनली सोर्स था महिलाओं के लिए पैसे कमाने का, वो सिर्फ शादी था, यानी शादी कर लो तो पैसे आ जाएंगे। और जेन ऑस्टिन ने एक लेटर में लिखा भी है, जो उन्होंने 13 मार्च 1816 में लिखा था ये लेटर उन्होंने, उसमें इन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि सिंगल वुमेन हैव अ ड्रेडफुल प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग पुअर, विच इज़ वन वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैट्रिमोनी। यानी ड्रेडफुल को हम हिंदी में कहते हैं भयानक, और प्रोपेंसिटी को हम हिंदी में कहते हैं झुकाव। यानी जो सिंगल औरतें हुआ करती थी, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता था, तो उनके पास एक ही तरीका या जुगाड़ कह लो पैसे कमाने का, वो शादी कर लो, बस पैसे आ गए। तो एकमात्र यही शादी ही विकल्प होती थी इनके पास। अब हम देखेंगे कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। देखिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। जिस टाइम पर ये नॉवल छपी, उस टाइम पर कुछ बुद्धिजीवी होते थे, महिलाएं होती थी, यानी मार्क्सिस्ट थिंकर्स हुआ करते थे, और कुछ मान ली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जिन्होंने लिखा है, उनके बुद्धिजीवी हुआ करते थे। तो उन्होंने अपनी राय दी प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। वो राय जानना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको एग्ज़ाम में आप इंक्लूड करिएगा। तो फेमिनिस्टिक अप्रोच हम देख लेते हैं कि भाई, महिलाओं का जब ये किताब छपी प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो महिलाओं का क्या विचार रहा इस पर।